डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। और मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्रोसेस की। तो अब मैं आपसे बात करूँगा किसकी, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अब जब आप हमारे सिलेबस को देखोगे तो आपको ऑब्वियसली अंदाज़ा होगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स तो बेतहाशा हैं, मगर उनमें से 4 ऐसे हैं जो हमारी किताब ने सेलेक्ट किए हैं हमारी किताब के लिए। और उनमें से जो पहला है वो है हमारा लंग कैंसर। लंग कैंसर। अच्छा, आप देखें, अब यहाँ मजे की एक बात समझ लें। कभी भी कोई आपसे पूछे ना यार कैंसर क्या होता है, तो आप उसको क्या कहेंगे? आप उसको कहेंगे कैंसर इज एबनॉर्मल माइटोसिस। और अच्छा करना चाहते हैं, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस। तो व्हाट इज कैंसर? 2 वर्ड्स की डेफिनेशन है कैंसर की, 2 वर्ड्स, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस या एबनॉर्मल माइटोसिस कॉल्ड कैंसर। अब देखिए होता क्या है, होता ये है कि जो माइटोसिस का प्रोसेस है ना, ये हमारी बॉडी में सेल्स को जनरेट करता है। आपको पता है, हम सेल साइकिल में इसका डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो जब हम बात करते हैं सेल साइकिल की, तो हमें पता लगता है कि सेल साइकिल में आप याद कर लीजिए कि माइटोसिस एक बहुत ही कंट्रोल्ड प्रोसेस है। यानी क्या हुआ कि बॉडी को जितने सेल्स की ज़रूरत होती है, बॉडी उतने ही सेल बनाती है, उसके बाद माइटोसिस प्रोसेस को रोक देती है। अगर कभी किसी वजह से माइटोसिस के प्रोसेस में कोई एबनॉर्मलिटी आ गई, अगर कभी किसी वजह से माइटोसिस के प्रोसेस में कोई एबनॉर्मलिटी आ गई, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं किसका? इसको हम नाम देते हैं कैंसर का। सही चल रही है बात? ओके। अच्छा, अब इसमें होगा क्या? अब आप इसमें ये बात समझ लीजिए कि जब माइटोसिस एबनॉर्मल होती है, अनकंट्रोल होती है, तो क्या होता है, वो सेल बनाना शुरू कर देती है जिनकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, और वो सेल बॉडी पे बोझ बन जाते हैं, और वो बोझ बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ता है कि वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जान लेने के लिए काफ़ी हो जाता है। ठीक है? तो अब लंग कैंसर क्या है? लंग कैंसर इज फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल सेल मास। और अब आप समझ रहे हैं कि ये एबनॉर्मल सेल मास कब बनेगा? ड्यू टू अनकंट्रोल्ड माइटोसिस वजह से। तो फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल सेल मास ड्यूरिंग द प्रोसेस इन लंग्स कह लो तो और सिंप्लीफाई हो जाए, जान छूट जाए, इन लंग्स। ठीक है? अब आपको ये बात अच्छी तरह मालूम है कि पूरी दुनिया में जो लंग कैंसर है, ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है, एक बहुत बड़ा हैवक है, और अनफॉर्चुनेटली इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। ठीक है ना? अब होता क्या है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल्स। इट इज़ मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल। जब आप स्टैट देखेंगे दुनिया के, तो दुनिया में मर्दों को सबसे ज़्यादा होने वाला जो कैंसर है वो लंग कैंसर है, एंड सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ फीमेल। तो फीमेल में ये नंबर 2 के ऊपर है। अच्छा, फिर आप ये सवाल पूछेंगे यार फीमेल में नंबर 1 कैंसर कौन सा है? वो आप सबको मालूम है, ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में नंबर 1 पे है, और नंबर 2 पे जो है वो लंग कैंसर। अब आपको पता है लंग कैंसर के वैसे तो बेतहाशा रीज़न हो सकते हैं, मगर 2 रीज़न मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो बहुत कॉमन है। स्मोकिंग, एक्टिव हो या पैसिव हो, ये दोनों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और आपको इसका कॉन्सेप्ट है। एक्टिव स्मोकिंग तो वो है कि कोई खुदा का बंदा खुद सिगरेटें फूंक रहा है, और पैसिव स्मोकिंग वो है कि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ को बंदा सिगरेट का धुआं छोड़ रहा है एनवायरनमेंट में, और आप जब वो इनहेल कर रहे हो तो सांस के ज़रिए वो आपके तक पहुँच रहा है। तो ये जो है वो ये आपको लंग कैंसर करवा सकता है। इसी तरीके से पोल्यूशन, अगर आप किसी ऐसे शहर में मौजूद हैं जहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, जहाँ बड़ी बड़ी चिमनियाँ हैं और वो धुएँ उगल रही हैं और इन्वायरमेंट तबाह बर्बाद हुई हुई है, तो वहाँ पर आपको लंग कैंसर होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे प्रोफेशन हैं, वेरियस ऑक्यूपेशंस, प्रोफेशंस, जिनके अंदर आपको लंग कैंसर होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने देखा है ये मार्बल की कटिंग करने वाले जो लोग होते हैं, आपने अपने घर में देखा होगा, जब भी आपके घर में कभी मार्बल या टाइल लगती होगी तो वो जो मजदूर आते हैं वो उनके पास एक मशीन होती है, उसको वो कहते हैं ग्राइंडर, और वो उस ग्राइंडर की मदद से मार्बल को काटते हैं। और आपने देखा है जब वो मार्बल कटती है तो जो धुआं उसे निकलता है, किस तरीके से जो है वो पूरा घर उससे जो है वो सफ़ेद हो जाता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जब वो इतना धुआं उड़ रहा है तो वो जब सांस लेते होंगे, क्या उनके लंग्स में नहीं जाता होगा? बिल्कुल जाता होगा। तो जब उनके लंग्स के अंदर जाता है तो उससे भी लंग कैंसर उनको हो सकता है।
इस तरीके से पोल्ट्री फार्मर जो होते हैं वो जिस जगह काम करते हैं वहाँ पोल्ट्री में बहुत ज़्यादा मट्टी होती है, उस मट्टी के अंदर कबूतरों की बीट होती है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो जब वो उसकी सफाई करते हैं वो उससे डस्ट उड़ती है, उससे भी ये हो सकता है। कोल माइनर्स जो कोयले की काम में काम करते हैं, जब वो कोयला तोड़ते हैं तो इन्वायरमेंट में टार के पार्टिकल्स होते हैं, जब वो सांस लेते हैं तो वो उनके लंग्स में चले जाते हैं, तो ये इस तरह से बहुत सारे जो है वो इसके जो है वो रीज़न है, बट स्मोकिंग अनडाउटेडली इसका नंबर 1 जो है वो रीज़न। अब लंग कैंसर बॉडी के जो सबसे एग्रेसिव कैंसर हैं उनमें से एक है, तो इट इज़ अमंग दी मोस्ट एग्रेसिव कैंसर ऑफ ह्यूमन बॉडी, मोस्ट एग्रेसिव कैंसर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अच्छा, अब याद कर लीजिए, जब आप तो अभी चूंकि छोटे हैं ना, तो अभी आप इसको सही तरह से अभी आपने चीज़ें पढ़ी नहीं है। लंग कैंसर भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, मगर आप इतने याद रखना है कि जो लंग कैंसर है ये बॉडी के जो सबसे एग्रेसिव कैंसर है उनमें से एक है, और ये बहुत जल्दी फैल जाते हैं पूरी बॉडी के अंदर। इसलिए आमतौर पर जब किसी को पता चलता है कि उसको लंग कैंसर हुआ है, उसको डायग्नोस होता है, तो वो लंग कैंसर उसके लंग से निकल के उसकी बोन्स में, उसके ब्रेन में, उसके स्टमक में, इंटेस्टाइन में, लिवर में, बहुत सारी जगहों पे फैल चुका होता है। तो सिंपल मतलब क्या हुआ कि वो ट्रीट होने की कंडीशन से आगे निकल चुका हुआ होता है और बड़ा काम उसके बेचारे का ख़राब हो जाता है। और इसीलिए आमतौर पर जिन लोगों को लंग कैंसर डायग्नोस होती है, डायग्नोसिस के बाद उनकी जो लाइफ होती है वो 6 महीने साल से ज़्यादा नहीं होती है। तो इसलिए अगर आप देखा करें अपने घर में आपका कोई प्यारा है, आपके वालिद हैं, चाचू हैं, ताया हैं, मामू हैं, नानू हैं, दादी हैं, जो भी हैं, दादा हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो इतना ट्रेंड नहीं है, वेस्ट में तो ख़वातीन भी सिगरेट पीती हैं, हमारे यहाँ भी पीती हैं छुप छुपा के, तो हम बाकी तो रोका करें, हाथ पकड़ के रोका करें, बेटा अच्छी चीज़ नहीं है। और कोई अगर सिगरेट पीता हो तो जिस जगह सिगरेट पी जा रही हो फ़ौरन वहाँ से बाहर निकल जाया करें, क्योंकि ताकि आप उस पैसिव स्मोकिंग के आदाब से जो है अपने आप को बचा सकें। ठीक है बेटा, ये आपको बात समझ आ गई? तो ये हमने बात कर ली किसकी, लंग कैंसर की। लंग कैंसर के बाद जब हम दूसरी बात करते हैं तो एक डिजीज़ है, उसका नाम है ट्यूबरक्यूलोसिस। जल्दी से हम इसकी बात कर लेते हैं। और ट्यूबरक्यूलोसिस क्या है? इट इज़ द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखें मैंने कितनी खतरनाक बात आपसे की। इट इज़ अमंग द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन द वर्ल्ड। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये दुनिया के जो सबसे कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनमें से एक है। ठीक है, ये एक बैक्टीरियम होता है, आपको पता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरिया, वो उसको कॉज करता है। माइकोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है जो कि इसको जो है वो कॉज करता है और बहुत ही ख़तरनाक बैक्टीरिया है। और आपने बात ध्यान में रखनी है और ये बात भूलनी नहीं है कि ये उन जगहों पे ज़्यादा फैलती है जहाँ पर 3 तरह की चीज़ें मौजूद हों। नंबर 1 ओवर क्राउडिंग हो, बहुत ज़्यादा लोग बहुत छोटे स्पेस में रहते हों। नंबर 2 एयर की क्रॉस ना हो, वेंटिलेटेड जगहें ना हो। और नंबर 3 वहाँ पे सैनिटेशन पुअर हो। तो कॉमन इन एरियाज विद पुअर सैनिटेशन, जहाँ पे सफाई सुथराई के इंतजाम नहीं है। अगर आप कभी कच्ची आबादियों में गए हो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि एक ही घर है, वहीं पे बाहर ही बच्चे सब कुछ कर रहे हैं, वहीं पे औरतें बर्तन धो रही हैं, वहीं पे एक नाला है, वहीं पे वो कपड़े भी धो रहे हैं, बर्तन भी धो रहे हैं, वहीं पे नहा रहे हैं, वही पानी पी भी रहे हैं। तो जो सैनिटेशन वाला जो मामला है ना, ये आपने ध्यान में रखना है। तो पुअर सैनिटेशन हो, ओवर क्राउडिंग हो। आपने देखा है जो गरीब होते हैं बेचारे, एक कमरे का घर है और एक कमरे के घर में 8-8 लोग घुसे हुए, 10-10 लोग घुसे हुए, इस तरह की चीज़ बात हो रही है। एंड पुअर वेंटिलेशन, जहाँ पे एयर का क्रॉस ना हो, हवा का गुजर ना हो, वहाँ पर ये होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जिस जगह पर ये चीज़ होंगी वहाँ पर ट्यूबरक्यूलोसिस फैलने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। अब ट्यूबरक्यूलोसिस में बात याद कर लीजिए, ट्यूबरक्यूलोसिस हमारी बॉडी के किसी भी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकती है, बट चूँकि हम यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे पल्मोनरी टीबी की बात करूँगा। तो पल्मोनरी टीबी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं। तो जो पल्मोनरी टीबी है, क्योंकि ट्यूबरक्यूलोसिस टीबी की शॉर्ट फॉर्म है और टीबी ट्यूबरक्यूलोसिस की शॉर्ट फॉर्म है, तो पल्मोनरी टीबी के आपको कुछ सिम्टम मिलेंगे। नंबर 1, टीबी का सबसे जो कार्डिनल सिम्टम है, जो सबसे बड़ा सिम्टम है, वो वेट लॉस है। अगर कोई इंसान विदाउट डाइटिंग वेट लॉस कर रहा हो तो आपको फ़ौरन सोचना चाहिए कहीं इसको ट्यूबरक्यूलोसिस तो नहीं हो रही है ना। 2 महीने में पता लगा जी 7-8 किलो वजन कम हो गया है विदाउट डाइटिंग, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि इसको जो है कहीं ट्यूबरक्यूलोसिस ना हो रही हो। तो वेट लॉस इतना ज़बरदस्त साइन है कि जिस दिन डॉक्टर टीबी की दवाएं शुरू करते हैं उस दिन वज़न करते हैं मरीज़ का, और 2 महीने बाद उसको बुला के फिर वज़न करते हैं।
अगर वजन उतना ही है या बढ़ गया है तो मतलब दवाएं काम कर रही हैं, और अगर वजन और कम हो गया है तो दो बातें, या तो दवा काम नहीं कर रही है या फिर ये बदमाशी कर रहा है, दवा नहीं खा रहा है। इस तरह से होता है, समझ में आ रही बात? तो वेट लॉस नंबर टू इवनिंग फीवर। ये जब आप इसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ट्यूबरक्लोसिस में जो बुखार होता है वो शाम में ही क्यों होता है, वो लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो बात समझ आ जाएगी। नंबर 3 एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी, जिसको आप कहते हो लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना। और नंबर 4 नाइट स्वेट्स, रात को पसीने आएंगे, ऐसे पसीने आएंगे कि ये बंदा जब सुबह सो के उठेगा तो उसका पूरी बेडशीट, पूरी चादर, पूरा बिस्तर जहाँ सो रहा होगा वो गीला हो रहा होगा, जैसे किसी ने उसके ऊपर गिलास भर भर के जो है पानी उड़ेल दिया। इसके अलावा अगर पल्मोनरी टीबी है तो आपको बताया उसके साथ कफ में ब्लड और चेस्ट पेन। तो ब्लडी कफ प्लस चेस्ट पेन, सीने में दर्द, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मिलेंगी। अच्छा, ये जो 4 सिम्टम हैं 1, 2, 3 और 4, ये टीबी के कार्डिनल सिम्टम है, यानी किसी भी ऑर्गन की टीबी होगी तो उसमें ये चारों जरूर होंगे। पल्मोनरी टीबी में ये 7 होंगे। अब हमें ये बात समझनी है कि टीबी जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीटली ट्रीटेबल मर्ज है। अगर किसी को टीबी हो गई है तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, इतनी ज़बरदस्त ड्रग्स माशाल्लाह अवेलेबल है, ये बिल्कुल ठीक हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बशर्ते कि आप ट्रीटमेंट के लिए ध्यान दें। तो ट्रीटेबल डिजीज़ है, इसके एंटीबायोटिक्स का कोर्स होता है और ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, सही हो जाती है, कोई ऐसी बात ही नहीं है यार। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, हम चूँकि हम मेडिकल प्रैक्टिस भी करते हैं, टीबी को लोग छुपाते हैं बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या उसकी वजह है, मुझे मालूम नहीं। एक और चीज़ जो हमें समझनी है और बहुत ध्यान से समझनी है, वो क्या है बच्चों, वो ये है कि ये जो टीबी है ना, पल्मोनरी टीबी, ये छींकने से और खांसने से फैलती है। इसलिए जिस बंदे को टीबी हो गई ना, आप घर में एक कमरे में उसको बंद कर दें, जैसे वो कोरोना वाले को बंद कर देते हैं ना आजकल, कोरोना के मरीज़ को आप कहते हैं भाई इसको बिल्कुल अलग कर दो, बिल्कुल वैसे उसको एक कमरे के अंदर बंद कर दें। उसके बर्तन अलग, पीने के पानी का गिलास अलग, उसका तौलिया अलग, उसका कंघा अलग, उसका रुमाल अलग, उसकी बेडशीट अलग, उसका तकिया अलग, एक कमरे के अंदर उसको बंद कर दें। अगर वो स्टूडेंट है तो वो स्कूल नहीं जाएगा, यूनिवर्सिटी नहीं जाएगा, कॉलेज नहीं जाएगा, नमाज़ पढ़ने मस्जिद नहीं जाएगा, हिंदू है तो मंदिर नहीं जाएगा, क्रिश्चियन है तो चर्च नहीं जाएगा, क्योंकि वो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वो टीबी फैलाएगा। 1 महीने टीबी का वो इलाज करवाएगा, 20 दिन बाद अगर कोई आदमी 20 दिन ट्रीटमेंट ले ले तो 20 दिन बाद वो टीबी फैलाना बंद कर देता है। फिर भी एहतियातन 1 महीने हम उसको घर में बंद रखेंगे, 1 महीने अगर उसने कम्प्लीटली उसका ट्रीटमेंट वो लेता रहा, फिर हम उसको अलाउ करेंगे वो घर से बाहर निकले, और इसमें उसका भी फ़ायदा है और सबका फ़ायदा है। तो कम्प्लीटली ट्रीटेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। तीसरी डिजीज़ जो किताब में हमारी उन्होंने डिस्कस की है हमसे, उसका नाम है एम्फाइसेमा। अगेन इट इज़ कॉज्ड बाय स्मोकिंग। ये स्मोकिंग इतनी गंदी चीज़ है कि बेटा इससे बचना चाहिए, अच्छी चीज़ नहीं। और अगर आपका कोई दोस्त है और वो आपको तरगीब दे रहा है, आपको इनकरेज कर रहा है कि आप सिगरेट पिए, क्योंकि आपकी जो उम्र है ये 17-18 साल की उम्र, यही वो उम्र है जहाँ पे ज़्यादातर लोग स्मोकिंग शुरू करते हैं। अगर कोई आपको सिगरेट पीने की, तो आप समझ जाएँ वो आपके दोस्त नहीं है, दुश्मन है। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बहुत ही वाहियात चीज़ है। जितने लोग मैंने सिगरेट पीते हुए देखे हैं, परेशानी देखे, ठीक है। तो ये भी स्मोकिंग जो कॉज करता है। अब स्मोकिंग क्या करती है आपको पता है ना, हमारे लंग्स बड़े इलास्टिक है, मैंने आपको समझाया था। जब हवा इनमें भरती है तो ये फूल जाते हैं, एल्वुलाई इलास्टिक होते हैं, जब हवा उनमें भरती है तो गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं, और जब हवा निकलती है तो रिलैक्स हो जाते हैं। गुब्बारा जैसे फूलता रहता है, सुगड़ता रहता है, बिल्कुल वैसे। तो यहाँ पर क्या होता है, देयर इज रिड्यूस्ड इलास्टिसिटी इन लंग्स। और लंग्स चूंकि एल्वुलाई के बारे में, तो एक्चुअली हम एल्वुलस की बात करें तो एल्वुलस की इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। नतीजा क्या होगा, नतीजा ये होगा कि ये शख्स जब लंबा सांस लेने की कोशिश करेगा, जैसे गुब्बारा होता है ना, ज़्यादा हवा भरने की कोशिश करो छोटे गुब्बारे में, तो क्या होता है, वो फट जाता है। बिल्कुल ऐसे ही होगा कि यहाँ पर जैसे ही ये लोग बड़ा सांस लेने की कोशिश करेंगे, तो चूंकि एल्वुलाई की इलास्टिसिटी कम हुई हुई है, वो फट जाएंगे। तो एल्वुलाई स्टार्ट रप्चरिंग ऑन फोर्स्ड एक्सपायरेशन, ऑन फोर्स्ड इंस्पायरेशन। समझ में आ रही है बात आप लोग? तो वो जो कल हमने बात की थी ना वाइटल कैपेसिटी की,
कि आप कितना ज़्यादा सांस ले सकते हैं। जैसे मैं बहुत ज़्यादा सांस ले सकता हूँ क्योंकि मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो स्मोकर होगा ना, उसको आप कहेंगे ना भाई लंबा सांस खींचो, वो इतना सांस खींचेगा और वहीं रुक जाएगा। तो उनकी वाइटल कैपेसिटी कम हो जाती है क्योंकि उनकी लंग्स की इलास्टिसिटी कम हो गई है। और अगर वो ज़्यादा सांस लेने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, उनके एल्वुलार रप्चर होने लग जाएंगे। और जब एल्वुलार रप्चर होंगे तो लंग का सरफेस एरिया कम हो जाएगा ना। और आपको पता है लंग का सरफेस एरिया कम हो गया तो क्या होगा, फिर ट्रबल ही ट्रबल है। अब जिन लोगों का एम्फीसीमा होता है, पता है क्या होता है, वो उनकी बीमारी शुरू कैसे होती है। वो आपके पास आएंगे और कहेंगे डॉक्टर साहब पता नहीं क्या हुआ है, मेरी दुकान मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर है। पहले तो मैं मज़े से रोज़ाना जाता था, 1 किलोमीटर दूर दुकान जाता भी था, आता भी पैदल था। आजकल पता नहीं क्या हुआ है, आधे रास्ते तक ही पहुँचता हूँ, थक जाता हूँ, सांस भरने लग जाती है। फिर किसी को बुलाता हूँ फ़ोन पे, वो है ना बाइक पे आके मुझे ले जाता है। तो जब कभी आप ऐसी सूरत सुनेंगे तो आप पहला सवाल उससे पूछेंगे, भाई तू सिगरेट तो नहीं पीता खुदा के बंदे? अगर बोलेगा हाँ भाई पीता हूँ, तो पूछेंगे भाई कितने अरसे से पी रहा है? क्योंकि अगर आप सालों तक सिगरेट पीते रहें, इंसल्ट करते रहें लंग्स को, तो अल्टीमेटली फिर वो उसको रिस्पॉन्ड इसी तरह से करते हैं। तो इसमें क्या होगा जी, इसमें होगा आपको एक्सर्शनल डिस्निया। एक्सर्शनल डिस्निया से मुराद जब भी ये कुछ एक्सरसाइज करेगा, कुछ करने की कोशिश करेगा, तो उसको सांस जो है वो फूलने शुरू लग जाएगा। डिस्निया समझ लें, ब्रेथलेसनेस को कहते हैं मेडिकल ज़बान में। डिस्निया इज ब्रेथलेसनेस, सांस में तकलीफ होना। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। अभी भी अगर बेवकूफ़ ने स्मोकिंग नहीं छोड़ी तो ये एम्फीसीमा बढ़ता चला जाएगा और बढ़ते बढ़ते ये नौबत आ जाती है, आखिर में इन लोगों का ये हाल हो जाता है कि ये सिर्फ अपने पलंग से उड़ के बाथरूम तक जाते हैं और उनकी सांस फूल जाती है। फिर ये कभी अपने आप को अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। आप इमेजिन करें ना, घर में फ़र्ज़ करें कोई तकरीब है, कोई काम हो रहा है और ये कुर्सी से उठ के किसी से हाथ भी नहीं मिला पा रहा क्योंकि ये ज़रा से चलता है और उसकी सांस फूल जाती है। तो इसलिए फिर ये लोग तरह तरह की हरकतें करते हैं, खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत मसले मसाइल होते हैं ना। दमा जिसको कहते हैं आम ज़बान में, एस्थमा यानी दमा, एस्थमा जिसको आप आम ज़बान में दमा कहते हैं। देखें दमा जो है इट्स एन एलर्जिक रिएक्शन। अच्छा, हमारे यहाँ ये जो एलर्जी है ना, ये बहुत ज़्यादा बदनाम है। हमारे यहाँ जो एलर्जी है ना, ये बहुत ज़्यादा बदनाम है। देखो कैसे मैं मज़े की बात करूँ, हमारे यहाँ क्या होता है, वो हमारी बाजी होती है, हमारी छोटी बहन होती है, वो ज़रा सा कुछ होता है वो कहती है ओह मुझे एलर्जी हो गई। ऐसा होता ही नहीं होता है। हालांकि एलर्जी ऐसी चीज़ नहीं है, एलर्जी इससे बहुत बड़ी चीज़। देखो एलर्जी क्या है, एलर्जी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आपकी बॉडी किसी भी चीज़ को हाइपर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। प्रोसेस इन विच बॉडी हाइपर रिस्पॉन्ड टू एन एजेंट, और वो एजेंट जिसको बॉडी हाइपर रिस्पॉन्ड करती है उसको हम एलर्जिन कहते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। देखें होता क्या, होता ये है कि आप हैं, मैं हूँ, हम लोग सांस लेते हैं, पार्क्स में जाते हैं, बागों में जाते हैं, फूल सूंघते हैं, हमें कुछ होता है क्या? और सांस के साथ बहुत सारे पोलन ग्रेन हमारे लंग में जाते हैं, हमारी बॉडी को कुछ भी नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। बट वो बंदा जो पोलन से एलर्जिक है, जैसे ही पोलन उसके सांस के साथ उसके लंग्स में जाएंगे ना, उसके लंग्स उसको हाइपर रिएक्शन देंगे, हाइपर रिस्पॉन्ड करेंगे और जो कंडीशन पैदा होगी उसको हम बोलते हैं एस्थमा। अब देखें एस्थमा में होता क्या, एस्थमा में ऐसा होता है, ये आपका ब्रोंकस है, आपको याद है ना, और मैंने आपको बताया था ब्रोंकस के अंदर एक तो आपका कार्टिलेज होता है, फिर उसके साथ मैंने आपको बताया था उसमें म्यूकस की लेयर होती है, ये म्यूकस की लेयर होती है, और ये म्यूकस डस्ट को और बैक्टीरिया को ट्रैप कर रहा होता है, और बीच में ये इतना बड़ा पार्ट होता है जहाँ से एयर आ रही होती है और जा रही होती है। ऐसे ही होता है ना। जैसे ही ये लोग एक्सपोज होते हैं टू एलर्जिन, जिनको एस्थमा है, वो जैसे ही एलर्जिन से एक्सपोज होते हैं तो पता है क्या होता है, ये जो हमारे स्मूथ मसल्स है ना, हमारा ब्रोंकस है, ये मसल्स का बना हुआ है, स्मूथ मसल्स का, ये ब्रोंकस फौरन कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। अब आप समझ रहे हैं, जब ये कंस्ट्रिक्ट होगा तो इसका डायमीटर छोटा हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर म्यूकस की जो प्रोडक्शन है, इसके अंदर म्यूकस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इतनी ज़्यादा हो जाएगी, और जब ये प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो बीच में हवा के गुजरने का रास्ता सिर्फ इतना सा रह जाएगा। अब आप समझ रहे हो, जब हवा के गुजरने का रास्ता इतना सा रह जाएगा तो हवा इस रास्ते से आराम से गुजरेगी या इस रास्ते से? इससे आराम से गुजरेगी ना। नतीजा क्या होता है, इन लोगों को सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो जाती है और ये फ़ौरन जो है इनको दमे का दौरा आ जाता है और उनको सांस लेने में तकलीफ होगी, जिसको हम कहते हैं ब्रेथलेसनेस। ठीक है, अब याद रहे ये जो दमा है ना मेरे बच्चों, ये क्योरेबल नहीं है, मैनेजेबल है। इतनी ज़बरदस्त दवाएँ मौजूद हैं, लोग एहतियात करते रहते हैं, दवाएँ लेते रहते हैं, उनको 10-10, 15-15 साल दमे का दौरा नहीं आता।
बट ये बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। तो हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते, हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है बेटे, याद रहे ये जेनेटिक भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। क्या मतलब हुआ, दमा फैमिलीज़ के अंदर भी रन करता है, आपको आपके पेरेंट्स से भी मिल सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये एक्वायर्ड हो लाइफ के दौरान किसी इंसल्ट की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से कोई बंदा एक्वायर कर ले। ठीक है बेटा, तो ये हमने आज इस चैप्टर को ऑफिशियली वाइंड अप कर लिया, रैप अप कर लिया।